है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोग अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर ही चुनाव में जाते हैं। और सवाल यही है कि जिस तरह की प्राथमिकता आज मतदाता निर्धारित करता है, उसको उम्मीदवार अगर अपनी प्राथमिकता में लेते हैं, उन पर अपना ध्यान गौण करते हैं, तो लोग उनकी बात सुनने को तैयार होते हैं। आज देश में हर मतदाता अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं लेकर ही वोट करता है। जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, चाहे सेना का मसला हो, चाहे आपातकाल का मुद्दा हो, चाहे ऐसी कोई विभीषण आवेजी का वो बात आई हो, तो लोग एक होते हैं, राष्ट्र की बात सोचते हैं। लेकिन विकास के मामले में लोग प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय बात की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, चूंकि एक संसद का क्षेत्र भी विधानसभाओं के रूप से बटा हुआ होता है, इसलिए वो सामूहिक रूप से भी देखते हैं कि जिस तरह का विधानसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राजनीतिक तौर पर चाहे वो दूसरी पार्टी का हो चाहे एक ही पार्टी का हो, लेकिन लोग उसके बावजूद भी केंद्र में और राज्य में सामंजस्य के साथ विकास की संभावनाओं को प्राथमिकता देते हैं। जो नेता अगर विचार से एक ही विचारधारा के हैं, तो वहां विकास की धारा आसानी बह सकती है, लोग आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल आजकल ये होती है कि जब एक केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की हो और प्रदेश में दूसरी पार्टी की हो, तो विचारधाराओं के ये जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, उसमें लोग अपना सामंजस्य ढूंढते हैं। और लोग फिर देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या अब एक सवाल जिसका जवाब जैमिनी साहब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। आपने इस बात का जिक्र किया राज्य और केंद्र वाला, तो जैमिनी साहब के पास जाए उससे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी चतुर्वेदी साहब बड़े अच्छे से मुद्दों को बता रहे थे। शेखावाटी का इलाका भी इस पहले चरण में है, क्या यहां पर अग्निवीर योजना का असर होगा? क्योंकि कांग्रेस और जो गठबंधन है वो लगातार इसको उठाता रहा है। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, फौज में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, तो ये एक मसला है। इसके साथ साथ पानी की समस्या एक बेहद गंभीर मुद्दा, चाहे वो झुंझुनों से बात कर लीजिए, सीकर और तमाम इलाकों में अभी भी है। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र बिल्कुल बलिदानों का त्याग का क्षेत्र रहा है। वहां से सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। और आप देखिए, सेना की जो 50 साल पुरानी मांग थी, 1 रैंक 1 पेंशन, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आप बताइए, आज यमुना जल समझौता हुआ है जो 30 सालों 40 सालों से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। हम वो पीने का पानी चारों जिलों में लेकर आने वाले हैं, चाहे झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीम का थाना हो। आप देखिए जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज पड़ रहा है, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह। अग्निवीर का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, जनता बाहर निकलती। अग्निवीर का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। मैं सीकर गया, अग्निवीर सुनिए सर, मैं सीकर भी गया के बारे में बताना चाहता हूं आपको। और इसके साथ साथ चूरू भी गया, वहां पर युवाओं के भीतर इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं थी। नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, हमारा भारत का युवा या राजस्थान का युवा 17 से 21 साल क्या करता है? सड़कों पे भटकता है, या कॉलेजों में जाता है, या स्कूलों में जाता है, और कई जगह अपने घरों पे रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक इतनी बड़ी सोच दी है। राजस्थान का युवा 17 से 21 साल तक सड़कों पर भटकता है, सेना में भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद अगर वो निकलता है तो उसके हाथ में 20 लाख रुपया होता है। आप देखिए, उसमें से 33% लोगों को परमानेंट कमीशन कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने लेकिन शैलेंद्र जी आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जब जयपुर आए, उन्होंने कहा कि अगर इस योजना में कोई भी संशोधन की जरूरत होगी, सुधार की जरूरत होगी, तो हम करेंगे उसमें, ये कहा उन्होंने। देखिए, समय समय पर परिस्थिति अनुसार अगर संशोधन की आवश्यकता होती है तो किया जाता है। और आप देखिए किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए पिछले 10 साल में, कांग्रेस पार्टी तो बौखलाई हुई है। ये सिर्फ झूठ और गलतफहमियां फैलाने का काम करती है। ये बेरोजगारी की बात करते थे। मैं इनको आंकड़ा बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है कि पिछले 10 सालों में 20 करोड़ लोगों ने ईपीएफ और ईएसआई में खाता खुलवाया। इसका मतलब है उनको वेतन मिल रहा है और उनके वेतन से ईएसआई पीएफ कट रहा है। ये रोजगार मिल रहा है। किस तरह से हमने स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम बनाया है। इनके समय में 400 स्टार्टअप नहीं थे, आज 125 लाख स्टार्टअप भारत में है। 4000 राजस्थान में चल रहे हैं। एक टिप्पणी जैमिनी साहब के लिए लेते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी जैमिनी साहब के लिए लेते हैं। योजना की तहत 8 करोड़ युवाओं को हमने जैमिनी साहब, कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों को लेकर के लगातार आपने देखा कि वो इलाका शेखावाटी का, चाहे वो चूरू की बात कर लें, सीकर की बात कर लें, झुंझुनू की बात कर लें, और चूरू में तो बैद कड़े कांटे की टक्कर आप भी मान रहे होंगे कि दिखाई दे रही है इस बार के चुनाव में।
आपको लगता है ये जो मुद्दे हैं वो इस बार विपक्ष आम जनता तक, वोटर्स तक पहुंचा पाने में कामयाब हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से शेखावाटी के लिए कहा जाता है कि नीचे सड़क ऊपर माटी, उसका नाम शेखावाटी। तो शेखावाटी को एक झलक में कोई पड़ जाए और एक झलक में कोई टिप्पणी कर दे, बड़ा मुश्किल है। शेखावाटी के लोगों ने वहाँ गांव से निकलकर तमाम उद्योग जगत में धूम मचाई है और राजनीति में भी धूम मचा रहे हैं। लेकिन जो शेखावाटी का पिछले विधानसभा चुनाव से मोरिया बोलने से लेकर जो नाथूराम मिर्धा और भैरव सिंह शेखावत ने मिलकर दो जातियों के बीच में खाई पाटने का काम किया था, वो पिछले विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने तेजल सुपर डुपर पर नाच करके मोरिया बुलाकर राजेंद्र राठौड़ और उनके बीच में हुआ। और चूरू में जिस तरीके से राहुल कशवा कह रहे हैं काका और भतीजे की लड़ाई है और काका की मैं खुजली मिटा दूंगा, तो चुनाव वहां व्यक्तिगत हो चुका है और उसकी आंच जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर तक पहुंच गई है। और बीच में नागौर में अग्निवीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस व्यक्ति ने उठाया वो हनुमान बेनीवाल था, वो बीच में है। और नागौर में भाई और भाया की लड़ाई हो गई। मैं देख रहा था उनकी सभाओं में भी लगातार हनुमान बेनीवाल उठाते रहे कि भाई को सासरे भेजो और हनुमान को लोकसभा भेजो। बिल्कुल वहां की भी क्या फाइट है? देखिए, वहां की जो फाइट है उसमें निश्चित रूप से एक वो व्यक्ति है जो उनके बीच में रहता है, जिसे हनुमान बेनीवाल मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है। अब जो इंपॉर्टेंट इश्यू है कि माइनॉरिटी के वोट जो नागौर में बहुत बड़ी तादाद में है, वो अगर वोट पूरी तरह हनुमान बेनीवाल के साथ स्विफ्ट होते हैं और कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट और जो चार वहां से विधायक हैं, चाहे रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर और जो हारे हुए भी हैं चेतन डूडी और लाडनू वाले, तो ये कैसे इसको पूरे दिल से लगते हैं या कहीं ब्रेकअप होता है। इसके अलावा जो बीजेपी के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वह रूपाराम मुरावतिया और विजय सिंह किंसारिया, वो कितना इंपॉर्टेंट है। और एक बसपा का वहां कैंडिडेट लड़ रहे हैं जोधा, वो राजपूत वोट कितने ले जाते हैं और क्या रूपाला का इंपैक्ट आता है या नहीं आता है। तो ज्योति मिर्धा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी का हार्डकोर वोटर राजपूत कम्युनिटी नागौर में पूरी तरह उनकी तरह शिफ्ट हो। और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपना जो जाट विरोधी छवि रही है, किसान विरोधी, मारवाड़ में जो कहा जा रहा था कि मदेना परिवार हो, मिर्धा परिवार हो, तो उन्होंने भी नागौर की धरती पर जाकर कहा कि ज्योति मिर्धा के बाबा जिस बाबा की पोती बनती, उसने कहा था बीजेपी सत्यानाशी का फूल है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अशोक गहलोत बिना हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में नागौर में सभा करते हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट वहां नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत गए वह माली कम्युनिटी के बहुत बड़े वोट हैं। तो मैं कहूंगा कि पूरे राजस्थान में अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई जो 28 के लिए शुरू हो गई है, क्योंकि पिलानी में सचिन पायलट ने एक बयान दिया कि 2028 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके बाद अशोक गहलोत ने अचानक, लेकिन वो कह रहे हैं खटास नहीं है जैमिनी साहब, वो कह रहे खटास नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है, एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। जैमिनी साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो प्रदेश जो है विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि चतुर्वेदी साहब ने भी अभी जिक्र किया था। और बीजेपी तो लगातार चुनाव में जाकर के इस मुद्दों को कह रही है। पीएम मोदी के भी हमने बयान सुने। डबल इंजन का असर आखिर कितना पड़ता है? क्या इसको भी आधार मानकर जनता जाती है वोट करने के लिए? जरा समझाइए, उसके बाद शैलिन जी आपके पास आऊंगी। देखिए पॉलिटिकल परसेप्शन इससे क्रिएट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी चतुर्वेदी जी ने दिया कि जो ईआरसीपी का मुद्दा था, जब दोनों जगह डिफरेंट सरकार थी, नहीं सुलझा और जो ही बनी वो मुद्दा सुलझ गया। यमुना जल समझौता सुलझ गया। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं डेवलपमेंट को, रेस को स्पीड मिलती है। इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि जब आपकी सरकार यहां और वो हो। और देखिए राजस्थान, लेकिन जैमिनी साहब, पार्वती काली सिंध योजना की अगर बात करें, ईआरसीपी बाद में ये जो पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना दोनों को जोड़कर बंद कर दिया, बना दिया गया। 2004 में अगर बात करें तो केंद्र और प्रदेश में अलग सरकारें थी, मैं मानती हूँ, लेकिन 2008 में तो केंद्र में और प्रदेश में एक ही सरकार थी ना। अगर चतुर्वेदी साहब की बात को हम आगे रख के लेके चले तो बीजेपी यही कहती है कि जब आप थे केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो क्यों आपने इसको लागू नहीं कर दिया? देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बड़ी तकनीकी चूक थी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और पिछले 5 साल में भी उन्होंने जिस तरीके से डीपीआर फॉर्म में चाहिए था,
जल संसाधन मंत्री जो थे उस समय के महेश जोशी मीटिंग तक में नहीं जाते थे गजेंद्र सिंह की में, क्योंकि अशोक गहलोत को अपने बेटा की हार की रड़क निकालनी थी, क्योंकि अशोक गहलोत तो रड़क निकालने में माहिर है, और उसका खामियाजा भोगा पूर्वी राजस्थान ने। सच्चाई यही है, और उसी समझौते पर हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हुआ। यही जो समझौता भजन लाल जी ने किया है, ये आचार संहिता लगने से 20 दिन पहले कांग्रेस के सारे लोगों ने यस करके दिल्ली में रख दिया, लेकिन आचार संहिता लग गई। तो अशोक गहलोत को एक तो सचिन पायलट को निपटाना था, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जो सीटें आई थी बार बार सचिन पायलट मानेसर भागे तब भी, और बीच बीच में यही बयान दे रहे थे कि मेरी वजह से सरकार बनी है। तो पूर्वी राजस्थान को निपटाया तो सचिन पायलट भी निपट गए, और बेटे को हराने वाला गजेंद्र सिंह के लिए भी उन्होंने मुद्दा खड़ा कर दिया कि राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद राजस्थान के प्यासे कंठों को पानी नहीं पिला पाया। तो अशोक गहलोत तो डबल पॉलिटिक्स करते हैं। अब उस पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कई बार नुकसान भी होता है। आप देखिए, कमलनाथ को लेटर लिखा और कमलनाथ ने जवाब दिया, प्रिय अशोक, ये संभव नहीं है। अगर कांग्रेस में सहमति होती तो कांग्रेस की यह दुर्गति नहीं होती। कमलनाथ ने मना कर दिया, उनके सीएम थे। तो इसलिए कांग्रेस की जो ईआरसीपी वाले मुद्दे पर आपने देखा, इन्होंने यात्रा निकालने की घोषणा की, केवल 2 जगह मीटिंग की। एक तो सिकराय में ममता भूपेश के प्रियंका गांधी आई, और खड़गे साहब आए प्रमोद जैन भाया के, दोनों सीटें हारे विधानसभा में। इसका मतलब ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान मान चुका था कि कांग्रेस की बस की बात नहीं है, और इसीलिए पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने पटकनी खाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके काम करने की नियत में शैलेंद्र जी आपके पास आते हुए, चाहे पीएम मोदी की बात करें या फिर सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें या फिर बीजेपी के किसी भी नेता की बात करें, अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई तो वो है ईआरसीपी। आपको लग रहा है इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसे आपको बताया हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ राजनीति की, क्योंकि अगर इनको मुद्दे को हल करना होता तो यूपीए की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब भी इनकी मंशा अगर साफ होती तो इसको सॉल्व कर लेते। और जैसे बताया गया है कि कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, इन्होंने एनओसी देने से मना कर दिया, जो बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ राजस्थान की जनता को, पूर्वी राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाते रहे। उनके जो पानी देने की समस्या थी उसका निदान नहीं किया, और किस तरह से केंद्र के संशोधित डीपीआर नहीं भेजा। ये माननीय भजनलाल की सरकार जैसे ही बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा था मैं ईआरसीपी लागू करूंगा, तुरंत समझौता करवाया। ठीक है, वो बात तो ठीक है आपकी गुजर साहब, लेकिन अगर देखिए ये जो 12 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उनमें झुंझुनू की बात कर लें। अभी जमीनी साहब कह रहे थे पुरुषोत्तम रूपाला का बयान नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, तो वहीं शुभकर्ण चौधरी का भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान, और ये बड़ी चर्चा रही झुंझुनू की सीट पर बयानों को लेकर के। लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, नहीं, ये उनका रूपाला जी का व्यक्तिगत विचार बयान था, शुभकर्ण चौधरी का भी बयान था। 2 बार उन्होंने माफी मांगी है सार्वजनिक तौर पर। और जहां तक रही जनता की बात, आज लोकतंत्र में जनता जनार्दन मैच्योर हो चुकी है, वो परिपक्व है। लेकिन रूपाला जी तो यहाँ के नहीं है, शुभकर्ण चौधरी तो आपके प्रत्याशी है ना। कोई सुदृढ़ सरकार चाहिए जो कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर ला सके, जो नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में लेकर आए। वो चाहती है कि सड़कों का निर्माण हो, वो चाहती है पक्के मकान मिले, बिजली मिले, हमको रोटी मिले, मकान मिले, रोजगार मिले। वो चाहती है कि हमारा डेवलपमेंट हो। चतुर्वेदी साहब जवाब दीजिए, पानी की समस्या को दूर किया जाए जल्द। शैलेंद्र गुर्जर की बात का जवाब दीजिए। हालांकि शैलेंद्र गुर्जर ने शुभकर्ण चौधरी के बयान को लेकर के जवाब नहीं दिया। भारत में नल से जल देने का काम किया। ठीक है, क्योंकि वे जानते हैं कि अभी आधा दिन ही बीता है। चतुर्वेदी जी, और आप देखिए ना किस तरह से लोकतंत्र में, अभी आपने बताया कि 11:30 बजे तक 23% मतदान हुआ। मतदाताओं में कितना आ जाऊंगा प्रदीप चतुर्वेदी जी, जो सरकार चल रही है उस सरकार को हमको और सुदृढ़ करना है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं जी? जो सवाल उठाए शैलेंद्र गुर्जर ने, उनका जवाब दीजिए। देखिए, जो ये बातें कह रहे हैं, मैं तो इनसे बात पूछना चाहता हूं कि भाजपा आज वर्तमान में अगर भूतकाल की बात करती है, 1947 की बात करती है, और उन्हें उस समय को गाली देती है कि देश में जो कुछ भी है उसको लेकर के ये गाली गलौज करते हैं, और या सपना दिखाते हैं, और सपना दिखाते हैं 2047 का। अब मुझे बोलने अब मैं बोल तो लूं, अब मुझे बोलने तो दीजिए प्रभु। रिपोर्ट कार्ड, अरे बोलने तो दो यार। सरकार के समय में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, मैं आपको। अरे मुझे बोलने तो दे दादा, बताइए ना आप रिपोर्ट कार्ड। आज सिर्फ आप बोलने तो दो यार, आज सिर्फ झूठ बोल, अरे बोलने दो, फैलाते हैं।
मैंने आपसे कहा कि भाजपा भूतकाल में 1947 की बात करती है या 2047 के सपने दिखाती है। मतदाता आज देश का जो भाग्य है वो आज तय कर रहा है 2024 में, और यह पार्टी वर्तमान की कोई बात नहीं करती है। 2047 के सपने, 1947 का भारत, उसके अलावा बीच में आज के मतदाता की कोई प्राथमिकता की बात ये नहीं करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस अपने मतदाताओं के साथ सतत संपर्क बना करके उनकी जन भावनाओं को पहचानने का हमेशा प्रयास करती है। मैंने आपसे कहा कि हमने पिछले 3 साल में राहुल गांधी जी ने देश में सब तरफ की यात्रा करके, 2 राष्ट्रीय यात्राएं करके, लोगों से मिलकर के प्राथमिकताएं तय की। हमने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें लोगों से बातचीत करके हमने जन जन की बात को शामिल किया। इसीलिए हमारा घोषणा पत्र व्यापक तौर पर देश के सभी क्षेत्रों को लेकर के मिलकर के बनाया गया है। देश की समस्त मूल भावनाओं को समावेश कर हमने घोषणा पत्र तैयार किया, और इन लोगों ने 3 दिन में बना करके अपनी कोई योजना घोषित नहीं की, और पुराने नारों को लेकर के एक पुराना ढकोसला इन्होंने पेश किया है। इसलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस की घोषणाओं पर है और कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर है। इसलिए इस बार का चुनाव कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आने के लिए लड़ रही है, और इस बार भाजपा सत्ता से बाहर होगी। बिल्कुल, और छोटी सी टिप्पणी और आगे लें और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है।